अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट आर द प्लांट सेल एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल। ईच एंड एवरी कंपोनेंट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। द सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट है लाइफ का, बोथ इन द स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शन, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शन में भी। द प्लांट सेल हैव मोर और लेस द रिजिड सेल वॉल। जो प्लांट सेल है उनके अंदर क्या है, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत नॉर्मल रिजिड सेल वॉल है। हैव प्रोटोप्लाज्म, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। हैव प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी है। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? सेल वॉल के अंदर मौजूद जितना भी सब्सटेंस है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म, ये दोनों चीज़ें आती हैं। एंड कंटेन्स द ऑर्गेनेली। प्रोटोप्लाज्म में क्या आती हैं? ऑर्गेनेली। लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल के कंपोनेंट क्या हैं। सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइक्रो बॉडीज, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज। मुझे पता है इसमें से मोस्टली आपको ऑलरेडी पता होंगी कि वो क्या हैं, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स के साथ उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर, हर चीज़ आपको ईच एंड एवरीथिंग अलग अलग करके बताया, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। व्हाट इज़ द न्यूक्लियस? द न्यूक्लियस इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस क्या है? ये भी ऑर्गेनेली है, लार्ज है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। विद इन द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के अंदर अभी हमने बात की प्रोटोप्लास्ट जो साइटोप्लाज्म है वो, और जो उसका न्यूक्लियस अंदर वाला सारा एरिया जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जो जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस का क्या काम है? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। जैसे कि प्लांट, अगर हम सेल की बात करें उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन है। इट कंटेन्स पोर्स। उसकी मेम्ब्रेन में क्या है? पोर्स हैं, मतलब सुराख हैं। These pores are involved in exchange of material between the nucleus and the cytoplasm। अब ये pores क्या करते हैं? ये pores basically exchange of material करते हैं और help करते हैं न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ों को साइटोप्लाज्म में जाने में और साइटोप्लाज्म वाली चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर आने में। फॉर एग्जांपल, जब न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसने अल्टीमेटली बाहर जाना होता है, तो वो इन पोर्स के थ्रू जाता है। अगर मैं एक थोड़ी सी आपको डायग्राम बना देता हूँ, अगर हमारे पास ये सेल है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, ठीक है। ये हमारे पास बाहर वाला सेल है और ये मैंने अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। ये जो न्यूक्लियस है ये इसकी क्या हो गई? मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या है? पोर्स हैं। इस पूरी मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? पोर्स। अब वो पोर्स क्या करें? एक्सचेंज में हेल्प करें। जाहिर है न्यूक्लियस के बाद ये वाला सारा एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म वाला। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटीरियल है उसने न्यूक्लियस के अंदर आना है और इस मटीरियल ने बाहर जाना है। इसके एक्सचेंज के लिए इसमें क्या है? पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म अ सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए। एक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो सब्सटेंस है ना अंदर, इसके सारा वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, उसका लिक्विड पार्ट कह लें। इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए। इसके अंदर क्या क्या होता है? डीएनए होता है, एंजाइम्स होता है, हिस्टोन प्रोटीन एंड सेवरल टाइप ऑफ आरएनए एंड वाटर। जाहिर है वो सारा जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। DNA is always associated with the histone and complex of two is called as chromatin। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने chromatin की डेफिनेशन दी हुई है कि chromatin बेसिकली क्या है? chromatin न्यूक्लियर DNA का के साथ एसोसिएशन अगर हिस्टोन प्रोटीन की हो तो ये दोनों कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बेसिकली द कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स विद द DNA। ये हो गया न्यूक्लियस पे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum was observed by the Grenier in 1897। It is a complex। ये क्या है? एक complex है, थ्री डायमेंशनल complex है, membrane system। It may be of two types। Endoplasmic reticulum भी क्या है? दो तरह का हो सकता है। Endoplasmic reticulum भी क्या है? दो तरह का हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं कि वो क्या हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन विद इन द सेल। ये सेल के अंदर कम्युनिकेशन करवा सकता है। आप कम्युनिकेशन से मुराद ये तो नहीं है कि मैसेजेस और कॉल्स शुरू हो जाएंगे, ये वो सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं जो हमारे सेल्स में होती हैं या प्लांट सेल्स में होती हैं। ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट के अंदर मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी यूज़ होता है। मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनेली का समहाउ कंस्टिट्यूट है, इसमें रोल है कि वो ऑर्गेनेली एक शेप मेंटेन करिए है सेल की, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है और ये भी जो है सेल की शेप को मेंटेन रखता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से इंडिकेट है कि इसकी जो सर्फेस होगी वो क्या होगी? रफ। इंडिकेशन हमें मिल रही है नाम से कि इसकी सर्फेस रफ है। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैटेंड सैक्स और क्रिस्टनाई विद इन द न्यूमरस
विद न्यूमरस राइबोसोम्स ऑन द आउटर सरफेस। अब क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द राइबोसोम्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। अबंडेंट इन सेल्स एंड स्टोर प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ये बेसिकली प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है क्योंकि प्रोटीन्स ही हमारे सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब इसका जो पूरा प्रोसीजर है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स कहाँ से आ रही हैं और फिर वापस जा रही हैं तो किसके पास जा रही हैं। राइबोसोम्स असेंबल प्रोटीन्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स को असेंबल करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड एंटरिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स क्या करते हैं, असेंबल करते हैं प्रोटीन्स को फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड्स एंटरिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर होती हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। प्रोटीन्स फिर मूव कर जाती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेयर दे आर फर्दर मॉडिफाइड। प्रोटीन्स मूव थ्रू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर दे आर फर्दर मॉडिफाइड। इसका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो रही है, मॉडिफिकेशंस हो रही हैं ऑफ द प्रोटीन के प्रोटीन की स्टेट में असल में उनको चाहिए। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कंटेनिंग द प्रोटीन्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ द प्रोटीन इन अ स्टोरेज प्रोटीन इट रिमेन्स इन अ ER। अब बेसिकली होता क्या है कि जब प्रोटीन्स जो है वो आ रही हैं राइबोसोम्स के थ्रू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स अगर तो वो स्टोरेज प्रोटीन्स हैं तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही रह जाती हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने फर्दर आगे जाके कोई और फंक्शन कहीं पे परफॉर्म करना है तो छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से प्रोटीन्स निकलती हैं। अब ये वेसिकल किस किस्म की होती हैं, जैसे अगर ये मैं बात करूँ, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कुछ इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर यहाँ से आ रही है प्रोटीन। अब यहाँ से जब प्रोटीन निकलेगी ना, मॉडिफाई हो गए, वो इस तरह की वेजिकल्स बनी होती हैं। ये इसके अंदर प्रोटीन है, ये बहुत ज़्यादा वेजिकल्स मतलब इसके अंदर से निकलेंगी, एक नहीं निकलती ऑब्वियसली, एक सेल की भी ये बात हो रही है, एक सेल के अंदर ही बहुत ज़्यादा। अब ये सारी वेजिकल्स हैं और ये वेजिकल्स के अंदर क्या है, प्रोटीन्स। तो इन स्टोर्ड इन वेजिकल्स ये प्रोटीन्स यहाँ से निकलती हैं और ये आगे जाती हैं गोल्जी बॉडीज़ के पास। गोल्जी बॉडीज़ आगे फर्दर इसको जो भी इनके साथ परफॉर्मेंस है इनकी वो परफॉर्म करती है। तो यहाँ से ये निकल गई हैं। अगर ये स्टोर्ड प्रोटीन्स होती हैं तो ये इसके अंदर ही रह जाती हैं, फिर ये यहाँ से नहीं जाती। तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम कि मॉडिफाइड करता है प्रोटीन्स को और स्टोर भी करता है प्रोटीन्स को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश किया ताकि मैं आपको थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस दिखा सकूँ कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह दिखता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह दिखता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लार्जली ट्यूबुलर फॉर्म में ट्यूब सी बनी होती हैं, इनका इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है। इट लेक्स द राइबोसोम्स, इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं है क्योंकि स्मूथ है, इसके अंदर राइबोसोम्स बिल्कुल नहीं है। एंड लार्जली इन ट्यूबुलर फॉर्म्स। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। उसकी क्या फंक्शनिंग थी, वो करता था प्रोटीन को स्टोर, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स को बनाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोल्जी बॉडीज़ की। गोल्जी बॉडीज़ वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी इन 1898 ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इन 1898 जो थी वो गोल्जी बॉडीज़ डिस्कवर हुई थी, और वो कैसे हुई थी, जब नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस पर वर्किंग चल रही थी। इट इज़ अ फ्लैट है, लेयर्ड है, मतलब फ्लैट तो है लेकिन उसमें लेयर्स बनी हुई हैं, और सैक लाइक ऑर्गेनेली है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास। मैनी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वही वेसिकल्स जिनकी मैंने अभी पिछले पेज पे ही बात किया है कि वेसिकल्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन को इनक्लोज करके वेसिकल्स निकलती हैं, उनकी बात हो रही है। वेसिकल्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रैवल टू गोल्जी अपरेटस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ देयर कंटेंट। अब फर्दर भी गोल्जी अपरेटस में क्या हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको उनको प्रोटीन्स को स्पेसिफिकेशन मिलती हैं कि अब कहाँ जाकर उन्हें टारगेट करना है और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। द गोल्जी इज़ अ सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। गोल्जी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का वो सेंटर है, सॉर्टिंग, वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग। बेसिकली आप ये कह लें कि जब भी हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम उनको वेयर हाउस में रखवाते हैं, तो गोल्जी अपरेटस भी एज अ वेयर हाउस भी काम कर रहा है, उसको चीज़ों को सॉर्ट भी कर रहा है, प्रोटीन्स को सॉर्ट आउट करता है। जैसे आपने उसको 10 प्रोटीन वेसिकल्स में भेजी हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो गोल्जी ये डिसाइड करता है कि इन 10 में से 5 जो हैं वो यहाँ जाएंगी, 5 यहाँ, वो सॉर्ट आउट करता है, वो उनको उनकी फंक्शनिंग डिफाइन कर देता है, और फिर उनको शिप भी करता है वहाँ से उन जगहों पे जहाँ जाके उन्होंने फंक्शन करना है। तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की। मच अवेटेड ऑर्गेनेली राइबोसोम्स was discovered by cell biologist George Emil Platt using the microscope। सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, ईमेल प्लैड ने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके। राइबोसोम्स आर स्मॉल, राइबोसोम्स क्या हैं, स्मॉल हैं। साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स हैं ओनली अबाउट 17 to 23 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, वेरी माइन्यूट
दैट रीड द जेनेटिक मैसेज इन मैसेंजर आरएनए एंड कंस्ट्रक्ट प्रोटीन गाइडेड बाय दैट इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर मैं जितना एम्फेसाइज करूँ उतना ही कम है कि राइबोसोम्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इनके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। इनके बगैर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड उनको नहीं जोड़ सकता, और जब तक उनको नहीं जोड़ेगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रोटीन नहीं बनेगी तो बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होगा। तो ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका मैं आपको थोड़ा सा नीचे अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ कि इसका सारा प्रोसीजर किस तरह होता है। तो बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही न्यूक्लियस में बनता है ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। जब ये करता है, अब ये वेट कर रहा है राइबोसोम्स का। राइबोसोम जब इसका अटैच होंगे फिर ही आके अमीनो एसिड्स ये फर्दर प्रोसीड करेगा। अमीनो एसिड्स इसका कोड जो है उसको रीड करेंगे और पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये है राइबोसोम, एक राइबोसोम बड़ा सब ये इसका यूनिट है, और ये है छोटा राइबोसोम। ये दोनों राइबोसोम्स जब आके इसके ऊपर अटैच होते हैं तब जाके ये जो मैसेंजर आ रहे हैं इसके ऊपर ये जो कोड्स हैं ना, ये सारे इसके ऊपर कोड हैं, ये यू, ये सारे, ये एक अलग वीडियो बन जाएगी। लेकिन जस्ट मेरा पर्पस बताने का ये है कि मैसेंजर आरएनए का फंक्शन तब तक प्रोसीड नहीं होता जब तक राइबोसोम्स नहीं लग जाते। अब राइबोसोम्स एक दफ़ा इसका लग गए ना, अब नेक्स्ट स्टेप पता क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे आके ना अमीनो एसिड्स अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आएगा और यहाँ के अटैच होना शुरू हो जाएंगे, और फर्दर ये ऐसे बनते रहेंगे और हमारा जो है मैसेंजर आरएनए से पूरा का प्रोटीन चेन्स बन जाएंगी पूरी की पूरी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन है कि यही इनिशिएट करता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स को। ईच राइबोसोम इज कम्पोज ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये एक राइबोसोम कितने सब यूनिट्स पे, सब यूनिट्स मीन जिनसे वो मिलकर बना है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। वन लार्जर एंड द अदर स्मॉलर, एक बड़ा और दूसरा क्या छोटा। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस एंड एक्सपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने अभी बताया ये बनते किसमें है, ये बनते न्यूक्लियस में ही है, लेकिन फिर कहाँ मूव कर जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सारा प्रोटीन का जो सिंथेसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। Each subunit is made up of about 80 different types of proteins and RNA. When ribosomes unit fit together, जब राइबोसोम यूनिट क्या होते हैं आपस में फिट हो जाते हैं, there is a groove from messenger RNA to pass through a channel through which the growing proteins emerges। यही बात जो मैंने अभी आपको नीचे समझाई है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला, जैसे ही वो फिट होते हैं तो मैसेंजर आरएनए में एक ग्रूव बन जाती है, एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, एक मतलब एक उसको थोड़ी सी उसमें चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस ये होते हैं कि फिर वो अमीनो एसिड्स के आने वाले ट्रांसफर आरएनए से जो अमीनो एसिड आ रहे हैं उनको अपने साथ कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है। A channel through within the growing proteins emerges ribosomes activity involved in the protein synthesis occur in the cluster। राइबोसोम किस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और एग्रीगेट्स कॉल्ड पॉलीमर्स और पॉलीराइबोसोम्स। वंस अ राइबोसोम मूव्स पास्ट द इनिशिएशन कोड, जैसे ही राइबोसोम आता है ना तो साथ ही इनिशिएशन कोड इनिशिएट हो जाता है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि अब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए रेडी है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। इनिशिएशन कोड राइबोसोम ही देता है। आ सेकंड राइबोसोम कैन अटैच टू द मैसेंजर आरएनए। जैसे ही पहला राइबोसोम आता है और इनिशिएशन कोड मिलता है, वैसे ही दूसरा राइबोसोम का पार्ट भी आ जाता है, सब यूनिट, और उसका आगे अटैच हो जाता है। एंड थस द सेवरल राइबोसोम्स मे ट्रेल अलॉन्ग द सेम आरएनए मैसेंजर आरएनए। अब ये इंटरेस्टिंग है, एक मैसेंजर आरएनए पे थाउजेंड से कह सकते हैं हम, सेवरल राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक ड्रॉ किया, अगर ये पूरा एक मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं। तो एक राइबोसोम नहीं है खाली मैसेंजर आरएनए पे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आई होप मैंने इसको आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड इट्स कंपोनेंट पढ़े हैं। आज के कंपोनेंट्स में हमने न्यूक्लियस पढ़ा है, न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ा है, उसका न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा है गोल्जी बॉडीज़ क्या हैं और राइबोसोम्स क्या हैं। गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या है और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है और ये किस लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो बाकी की ऑर्गेनाइज रह गई हैं वो मैं इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगी, तो आप इसके मज़ीद 2 पार्ट्स आएंगे, उनको ज़रूर देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू।